जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस वीडियो पे हम लोग 15 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्डों को लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और देखिए, मैं बता दूं, जो आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस होता है इसे क्या बोलते हैं। तो आप लोग हिंदी में जिस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ते हैं, ठीक उसी टाइप से यहां पर ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है इंग्लिश में होता है, यानी कि इसमें वाक्यांश और मुहावरे होते हैं। जैसे आपका इस प्रकार से वर्ड रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आपका इसी प्रकार से देखिए ठीक आएगा, ठीक है। और वहां पर आपको इसको अपने वाक्य में बदलकर लिखना होता है, मतलब कि जैसे हिंदी में बोलते हैं कि वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक उसी प्रकार से इसको आपको जो है सेंटेंस में जो है प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको 15 बताऊंगा और 15 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा और पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से एक एक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराते हैं, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है आपका, इस प्रकार से वर्ड है कि एट होम इन, ठीक है। ये आपका एक जो है वाक्य है। अब इसको आपको क्या करना, पूरा एक बड़ा सा वाक्य बनाना है, यानी अपने जो है वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तो एट होम का मतलब होता है अपना सा महसूस करना, ठीक है। यानी एट होम का मतलब क्या होता है, अपना सा महसूस करना। तो देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से अपने वाक्य में बदल सकते हैं। यानी आपको देखिए दोस्तों, बता दूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपके माइंड में जो भी वाक्य आ रहा है आप उसको कर सकते हैं, या अगर नहीं आ रहा तो जो मैं बता रहा हूं तो उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मतलब एट होम का मतलब होता है अपना सा महसूस करना। अब हम इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम बना सकते हैं कि आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, यानी मैं अपने दोस्त के घर में अपना सा महसूस करता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसको एक वाक्य में ही बना दिया। यानी देखिए, जैसे हम लोग इसको बना सकते हैं कि आई फील, ठीक है, आई फील एट, ये दोस्तों एल है ना, आई फील एट होम, ठीक है, एट होम। तो मतलब यहां पर एट होम क्या हो गया, एट होम आपका ये वर्ड आया और इसी में आपको यहां पर लगा देना इन, यानी ये आपका जो एट होम पूरा वाक्य है इसी पूरे सेंटेंस में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार सारे के सारे आपको करने हैं। तो आई फील एट होम इन, ठीक है, माई फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स होम, यानी मैं अपने दोस्तों के घर में क्या करता हूं, अपना सा महसूस करता हूं। तो मतलब देखिए, जो हमारा एक जो है एक वर्ड आया था, इस वाक्य वर्ड को हमें जो है इसी पूरे वाक्य सेंटेंस में बीच में समाहित कर देना है और पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस बना देना। ठीक इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे छापने होते हैं ना। तो चलिए यार, अब नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको समझ ही गए होंगे। देखिए दूसरा क्या है, सेकंड है आपका कि ए क्लोज फिस्ड मैन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो कंजूस आदमी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। किस क्या बोल सकते हैं, ए क्लोज फिस्ड मैन को सकते हैं कंजूस आदमी, इसका आपका ये मतलब होता है। आप देखिए, इसको अपने वाक्य में कैसे आप लोग बदलेंगे, यानी कि इसका वाक्य आप कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं। इसको आप बना सकते हैं कि माय फ्रेंड्स इज ए क्लोज फिशरमैन, यानी जो मेरा मित्र है वह एक कंजूस जो है व्यक्ति है या आदमी है। या आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, माय अंकल कर सकते हैं, माय फ्रेंड्स कर सकते हैं, या और कुछ भी आप लोग इस पे जो है वाक्य प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग कर देते हैं कि माय फ्रेंड्स, ठीक है, माय FRIEND, माई फ्रेंड्स इज, ठीक है, इज ए। अब देखिए, ये वाला जो आपका पूरा सेंटेंस है इसको आपको इसी वाक्य में समाहित कर देना। तो माई फ्रेंड्स इज ए क्लोज फिस्ड मैन, यानी इसका आपका सॉरी मैन, तो इसका आपका क्या बना, तो इसका मतलब हो गया कि माय फ्रेंड्स इज क्लोज फिशरमैन, यानी कि कंजूस आदमी। तो हमने कह दिया कि मेरा जो दोस्त है वह एक कंजूस व्यक्ति है। तो मतलब ये हमारा एक वाक्य बन गया, है ना। तो इसी प्रकार से आपको सभी को वाक्य प्रयोग करने हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, तो आपका तीसरा नंबर दोस्तों कि ए बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है फूलों की सेज। तो अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, यानी अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी देखिए यहां पर आप इसको कर सकते हैं कि लाइफ, ठीक है, लाइफ इज नॉट, ठीक है, लाइफ इज नॉट। अब यहां पर ये वाला आपका जो आता है तो इसको आप कर दीजिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, है ना।
तो ये हमारा क्या बना इसका मतलब बन गया कि जो जीवन है दोस्तों वह फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, यानी जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका चौथा है ए फूल पैराडाइस, यानी इसका मतलब होता है क्षणिक खुशी। क्या होता है? क्षणिक खुशी। तो इसको आप बना सकते हैं कि डोंट गो ए फूल पैराडाइस, यानी कि आप मूर्खों की जन्नत में मत जाइए, क्योंकि वहां क्षणिक खुशी होती है। क्योंकि देखिए जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह आपको क्या दिला सकता है? ठीक है, पहली बात तो ये है, आपको कुछ भी नहीं दिला सकता, सिर्फ झूठी झूठी फेंकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये होता है कि डोंट गो, है ना। तो यहां पर कर दीजिए कि डोंट गो ए फूल पैराडाइस। अब इसको पूरा आपको यहां पर समाहित कर देना, ए फूल पैराडाइस। अब इसके बाद यहां पर क्या है, अब यहां पर इसको आके बना देना, डोंट गो ए फूल पैराडाइस बट फॉर एन इंटरनल हैप्पीनेस, यानी आप यहां पर कर दीजिए इंटरनल, ENTERNAL, इंटरनल हैप्पीनेस, है ना, HAPPINESS। इसका मतलब क्या है? देखिए, डोंट गो ए फूल पैराडाइस, यानी मूर्खों की जन्नत में मत जाइए, क्योंकि वहां पर क्षणिक खुशी होती है। इंटरनल हैप्पीनेस, यानी थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलेगी जब वो झूठ बोलेंगे या कुछ भी आपके सामने, लेकिन आपके उसके बाद क्या होता है, वह जो है एक प्रकार से किसी काम की बातें नहीं होती हैं, है ना। तो ये हो गया इसका आपका। नंबर 5 देखिए क्या है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। अब इसको आप अपने वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए इसको आप कर सकते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, यानी इसमें आप कर सकते हैं कि सिंस, देखिए इसका मैं आपको वाक्य जो है स्पष्ट करूंगा, सिंस इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE, सिंस इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से। ठीक है, ये हो गया। कश्मीर हैज बीन ए बोन ऑफ, अब ये वाला आपको मतलब इसी वाक्य को यहां पर समाहित करना, बोन ऑफ कंटेंशन, है ना, CONTENTION, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन, किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है लड़ाई का झगड़ा। ठीक है, तो यानी कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हाँ। तो आप इसको कर सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से कश्मीर का जो झगड़ा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, कश्मीर जो है एक मेन मुद्दा है। तो मतलब जो स्वतंत्रता दिवस से कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की एक प्रमुख जड़ है। तो उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे यार। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए इसके बाद आता है ए रेड लेटर डे, यानी इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। तो मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप लोग बना सकते हैं कि विनिंग द वर्ल्ड कप, यानी विश्व कप जीतने के बाद। तो यहां पर आप इसको बनाइए, देखिए लिखेंगे कि विनिंग, WINNING, है ना, विनिंग द वर्ल्ड कप, WORLDCUP, है ना, विनिंग द वर्ल्ड कप वाज ए। अब इसको आपको यहां पर रख देना पूरा, ए रेड लेटर्ड, TERED, है ना, लेटर्ड डे फॉर इंडिया, ना, फॉर इंडिया। तो इसके बाद देखिए इसका अर्थ क्या स्पष्ट हो रहा कि विनिंग द वर्ल्ड कप वाज ए रेड लेटर डे फॉर इंडिया, यानी विश्व कप का जीतना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, तो यानी कि रेड लेटर डे का मतलब महत्वपूर्ण दिन, या आप बोल सकते हैं यादगार दिन, है ना। तो यहां पर हो गया कि विनिंग द वर्ल्ड कप वाज ए रेड लेटर डे फॉर इंडिया, यानी विश्व कप जीतना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था या बहुत ही यादगार दिन था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर। 7वां आपका है एट ए लॉस, इसका मतलब होता है कम पड़ जाना, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? कम पड़ जाना। तो इसको आप बना सकते हैं कि आई एम, ठीक है, आई एम एट, अब यहां पर इसको कर देना एट ए लॉस। ठीक है, एट ए लॉस, आई एम एट ए लॉस ऑफ वर्ल्ड ऑन दिस पार्टिकुलर सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या, देखिए पार्टिकुलर सिचुएशन, SITUTION, है ना। तो मतलब यहां पर हो गया कि कम पड़ जाना, मतलब मेरे पास इस विशेष स्थिति में शब्द कम पड़ गए,
आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड, मेरे पास शब्द कम पड़ गए, किसके लिए, ऑन दिस पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी इस विशेष परिस्थिति में मेरे पास शब्दों की कमी हो गई या शब्द कम पड़ गए, है ना। अब देखते हैं, देखिए 8वां, आपको एक अच्छे तरीके से समझना, बाकी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जब लिख देता हूं तो समझ में कम आता है, बट मैं आपको इसीलिए जो है पूरा समझा रहा हूं, है ना। तो आप इस पर ध्यान फोकस करिए, बाकी आपको पीछे नहीं देखना, बाकी आप समझ ही गए होंगे। और 15 वर्ड आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए इसके बाद है बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, इसका मतलब होता है तीव्रता से, ठीक है। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स इसका मतलब क्या होता है, तीव्रता से या तेजी से, है ना। देखिए इसको आप कर सकते हैं कि आवर कंट्री, है ना। देखिए इसको करते हैं आवर COUNTRY, आवर कंट्री यानी हमारा देश, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, मेकिंग प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस बाई LEAPS, लिप्स एंड बॉन्ड्स, है ना, लिप्स एंड BUNDS। इसका मतलब क्या है, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, यानी हमारा देश जो है वह तेजी से, लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब तीव्रता से या तेजी से, हमारा देश तेजी से प्रोग्रेस यानी उन्नति कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका एक आपका जो है वाक्य बनाया गया और वाक्य का हमारा अर्थ भी स्पष्ट हो गया ना। तो आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल यार समझना चाहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, यानी हमारा देश तीव्रता से उन्नति कर रहा है, या जो है प्रोग्रेस मतलब उन्नति ही होता है ना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, यहां पर आता है 9th नंबर है बियर आउट। बियर आउट मतलब होता है समर्थन करना, क्या होता है, समर्थन करना। तो इसका मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इसमें कि द मैन डिड नॉट वियर आउट, VEAROUT, वियर आउट हिज, यहां पर कर दीजिए क्लेम, CLAIM, क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब है, PROPERTY, तो यहां पर हो गया कि द मैन डिड नॉट वियर आउट, ये शब्द हमारा वियर आउट इसमें आ गया ना। तो इसी प्रकार से मतलब हर एक वाक्य बनाना है और जो हमारा मेन पॉइंट होगा उसको उस वाक्य में समाहित करना है। तो हमने बनाया कि द मैन डिड नॉट वियर आउट हिज क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्ति है जो विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार कर रहा है उसमें जो है किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। मतलब आपने आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी से झगड़े करके या लड़ाई करके या विवादित जो है संपत्ति पर अपना अधिकार कर रहा है तो कोई उसका समर्थन करेगा, आप ही बताइए, नहीं करेगा। तो मतलब यही हो गया आपका कि द मैन डिड नॉट वियर आउट हिज क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी, यानी आदमी ने विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार किया और उसमें उसको समर्थन नहीं दिया गया। तो ये आपके कितने हुए, 9 हो गए। अब देखते हैं नंबर 10, देखिए 10वां है आपका दोस्तों बाय मींस ऑफ, इसका मतलब होता है कि मदद, यानी किसी की मदद करना, है ना। तो यहां पर देखिए इसको आप बना सकते हैं बाय मींस ऑफ। तो 10वां है आपका, तो इसको कर सकते हैं कि ही कैन, ठीक है, ही कैन पास द एग्जाम, ठीक है, द एग्जाम बाय मींस, अब इसको लाना है हम लोग को। तो बाय मींस ऑफ दिस बुक मतलब किताब। तो मतलब यहां पर क्या हो गया कि ही कैन पास द एग्जाम बाय मींस ऑफ दिस बुक्स, यानी उसने सोचा या उसने कहा कि मैं किताब या बुक की मदद से परीक्षा पास करूंगा, यानी किसकी मदद से, तो किताब की मदद से परीक्षा को पास करूंगा या एग्जाम को पास करूंगा। तो यहां पर हो गया ना कि किसकी मदद से, तो मतलब यहां पर बाय मींस का मतलब है की मदद से, यानी कि किताब की मदद से उसने कहा कि मैं परीक्षा पास करूंगा, ठीक है। तो इसका आपका अर्थ हो गया। अब देखिए आपका आता है 11 नंबर ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है घटित होना या घटित करना, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित करना। इसका आप लोग बना सकते हैं कि द न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, इसको बनाते हैं द न्यू प्रिंसिपल, PRINCIPAL, द न्यू प्रिंसिपल। अब इसके बाद आप कर सकते हैं ब्रिंग आउट या ब्रॉट कर सकते हैं ना। तो यहां पर आपको इसको जो है चेंज कर देना है वर्ब को, BROUGHT, ब्रॉट अबाउट, है ना, अबाउट है ना, तो ABOUT, अबाउट मेनी, है ना, मेनी चेंज, CHANGE, चेंज इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, SCHOOL। तो मतलब यहां पर क्या हो गया कि द न्यू प्रिंसिपल
ब्रॉट अबाउट मेनी चेंज इन आवर स्कूल। यानी जो नया हमारे जो नए प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है पूरा का पूरा मतलब स्कूल में कई सारे बदलाव ही कर दिए, है ना, कई सारे जो है बदलावों को जो है चेंज कर दिया, मतलब उनको जो है बदल दिया, कई सारे पुराने नियम हो गए, जो भी चीजें थी उनको क्या किए, उन्होंने जो है चेंज कर दिया, या घटित करना मतलब यही हो गया कि चेंज कर दिया, कुल मिला के बदलाव कर दिया इन सारी चीजों में। अब इसके बाद आपका आता है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर आपका ब्रिंग आउट, है ना, ब्रिंग आउट। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो इतने वर्ड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ब्रिंग अबाउट है, ये आपका ब्रिंग आउट है, और दोनों का अर्थ आपका अलग अलग है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ब्रिंग आउट का मतलब स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्ट करना, या किसी भी चीज को मतलब जो है मतलब सर्वश्रेष्ठ आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसमें कि द कोच इज, इसमें बोल सकते हैं कि द, ठीक है, द COACH, द कोच। कोच क्या होता है, जो एक टीम मतलब कि जैसे क्रिकेट की टीम हो गई उसमें कोच होते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से कि द कोच इज सो गुड, है ना, कोच बहुत अच्छा है, द कोच इज सो गुड। और इसके बाद कर सकते हैं दैट ही कैन ब्रिंग। अब यहां पर क्या है, ब्रिंग आउट, VRING, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट हमने कर दिया, इसका जो है इस वाक्य में समाहित कर दिया ना, तो यानी कि हो गया दैट ही कैन ब्रिंग आउट। और इसके बाद कर सकते हैं द बेस्ट इन एनी, यानी कि दोस्तों कोच इतना अच्छा है कि वह जो है एक सर्वश्रेष्ठ जो है व्यक्ति को टीम से निकाल सकता है, मतलब क्या कर सकता है, वह प्लेयर को निकाल सकता है। इसमें और आप जोड़ सकते हैं कि इन एनी प्लेयर, ठीक है, इन एनी PLAYER प्लेयर इन द टीम, है ना, इन द टीम, यानी कि कोच इतना अच्छा है कि वह टीम से एक सर्वश्रेष्ठ को निकाल सकता है, या किसी एक व्यक्ति को स्पष्ट कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो यहां पर आपका इसका जो है अर्थ स्पष्ट हो गया। इसके बाद आपका आता है कास्टलेस इन एयर। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना। क्या होता है, ख्याली पुलाव पकाना। जैसे कोई मतलब ये कहते नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया की बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, तो क्या होता है, उन्हें हम बोल सकते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो मतलब यहां पर ये हो गया। अब इसका देखिए वाक्य आप कैसे बनाएंगे, तो आप इसमें कर सकते हैं कि वन हु बिल्ड्स कास्टलेस इन द, यानी इसका आप बना सकते हैं कि वन हु, यानी कोई जो व्यक्ति है, ठीक है, वन हु बिल्ड्स, BUILDS, बिल्ड्स मतलब है तो बनाना, है ना, तो वन हु बिल्ड्स कास्टलेस, इसको आप अपना जो है इसी वाक्य में करिए, कास्टलेस, ठीक है, कास्टलेस, और इन द एयर, इन द एयर, वन हु बिल्ड्स कास्टलेस इन द एयर does not get success, SUCCESS, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, तो वन हु बिल्ड्स कास्टलेस इन द एयर डज नॉट गेट सक्सेस, यानी जो व्यक्ति हवा में महल बनाते हैं या ख्याली पुलाव पकाते हैं वह कभी सक्सेस नहीं होते, यानी डज नॉट गेट सक्सेस, यानी कि सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। अब जैसे आप ही बोल दीजिए, मैं देखिए स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति हूं, आप बोल दें कि मैं बोर्ड एग्जाम में 95+ लाऊंगा। अब आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो यार क्या ही 95% आएंगे, कोई ट्रिक नहीं होती थी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में या किसी भी चीज को आप जो अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यहां पर हवा में महल बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका एक अर्थ हो गया। इसके बाद आपका फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार, है ना, तो इसको आप कह सकते हैं कि वन MUST, वन मस्ट बी फेयर, FAIR, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, फेयर एंड स्क्वायर, SQUAR, वन मस्ट RE, है ना, तो फेयर एंड स्क्वायर इन वन इज बिजनेस, BUSINESS, तो मतलब वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन द बिजनेस, यानी कोई भी व्यापार ईमानदारी पर ही चलता है, यानी वन मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन वन बिजनेस, यानी कोई भी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस मतलब व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया इसका अर्थ। इसके बाद आपका आता है लास्ट नंबर, गिव अप, बहुत ही आसान, त्याग देना या छोड़ देना। जैसे हम बोल सकते हैं माई ब्रदर हैज गिव अप हिज बैड हैबिट, यानी मेरे भाई ने अपनी सारी खराब आदतें छोड़ दी। जैसे बोल सकते कि माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर हैज गिव अप हिज HIS, हिज बैड हैबिट,
ठीक है, मेरे भाई ने, ठीक है, माय ब्रदर हैज गिव अप, छोड़ दी क्या, जो भी पुरानी जो है हैबिट थी, यानी कि बैड मतलब खराब आदतें जो भी थी उसे मेरे भाई ने छोड़ दी। तो यार उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार से आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन 15 वर्ड को यार तैयार कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आया होगा वीडियो, और पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।